हमारे प्रीवियस लेक्चर की एक काइंड ऑफ एक्सटेंशन है। हमने एक ऐसा पढ़ा था, ऑप्टिमिज्म इन लाइफ एंड लिटरेचर। उस पे आउटलाइन हमने डिस्कस की और आज हम उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लाइव सिमुलेशन एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि ऐसे का इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। मोरओवर हम पॉवर्टी का ऐसे जो है उसको देखेंगे कि आपकी सीएसएस की हिस्ट्री में पॉवर्टी का जो टॉपिक है वो किस तरह से पूछा गया, या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि पॉवर्टी के ऊपर किस किस तरह से स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं। उसकी हम थोड़ी सी आउटलाइन अटेम्प्ट करेंगे। रेस्ट ऑफ द आउटलाइन वुड बी completed by you guys and it would be your assignment। और इसके साथ साथ आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का जो टॉपिक होगा दैट वुड बी शाह वलीउल्लाह रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट आज हम करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स वेट अ फ्यू मिनट्स सो दैट ऑल स्टूडेंट्स में जॉइन द सेशन। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू जॉइन बट क्योंकि इसके इश्यूज हैं इंटरनेट के आप लोगों के लिए, दैट्स वाई थोड़ी सा आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, टिल देन आपको मैं 5 मिनट्स देता हूं। इन 5 मिनट्स यू मे आस्क द क्वेश्चंस in your chat box. If you guys have any question, then you can ask. इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क के ऊपर और नोट्स किस तरह से बनाने हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि जी हमें नोट्स बनाने का तरीका कार नहीं पता, हमें नहीं पता कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो अरेंज करना है। इस पे भी आज हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अब्दुल्ला खान, there is not a single book, I may say, I must say, there is not a single specific book for Pakistan affairs. अगर आप एक सिंगल किताब से तैयारी करते हैं उसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो होगी लेकिन आपका एनालिसिस नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैड देयर बीन नो जिन्ना देयर वुड हैव बीन नो पाकिस्तान। अब जो मार्केट में गाइड्स हैं उनमें इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है। ये उस वक्त आप कर सकते हैं जब आपने सिलेबस को थॉरली पढ़ा हो, जब आपने डिफरेंट जो है वो ओपिनियंस पढ़े हों। सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें, जो मतलब स्टूडेंट्स को चीज़ बताई जाती है कि जी सीएसएस तो बहुत ही जनाब बड़ी आसान गेम है और इसको करना बहुत ही आसान है, ये आप 15 सवाल याद कर लें। ठीक है, सिलेबस के आपके वही क्वेश्चंस हैं लेकिन इन ऑर्डर टू फोर्टिफाई और नॉलेज आपका ओपिनियन बनाने के लिए कुछ ना कुछ साथ आपको बुक्स रीड करना पड़ती हैं और ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। हमारे मुझे याद है कि जब हम सीएसएस की तैयारी करते थे और उस वक्त हम भी आपकी तरह बैठे होते थे क्लासेस में, हमारे टीचर ये बताते थे कि वो हाथ ऐसे करके ना कि इतना पढ़ना है आपको, इसको 3 अटेम्प्ट्स में इतना इतना करके पढ़ लें या एक ही दफ़ा ज़्यादा पढ़ लें। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है कि आप, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, आपका कोई ऑर्डिनरी कोई डिग्री का या कोई कोर्स या कोई डिप्लोमा तो नहीं है, तो इसलिए आप compete कर रहे होते हैं। जब कंपटीशन होता है तो फिर हम सहल पसंदी या शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं रहते, बल्कि फिर हम क्या करते हैं, फिर हम हर उस एंगल से तैयारी करते हैं जहां से हमें एक एक मार्क्स हम सिक्योर कर सकें और हम एक्सेल कर सकें। ठीक हो गया जी? तो लेट्स स्टार्ट। कैन सजेस्ट सम 2-3 गुड बुक्स स्टडी। हाँ जी, मैंने कल भी बताई थी। मैंने कहा था कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स ऑफ उलमा इन पाकिस्तान बाय आई.एच. कुरैशी, ये वाला टॉपिक आप वहां से पढ़ें। कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स, वहां से पढ़ें। हमारी वेबसाइट पे ये पढ़ी हुई हैं किताबें। और तीसरा मतलब उसके बाद अगर प्री पाकिस्तान पोर्शन पढ़ना चाहते हैं 1857 से लेकर 1947 तक, उसमें ट्रैक टू पाकिस्तान बाय सईद अहमद, उसको पढ़े। और पोस्ट पाकिस्तान के लिए
पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। ये क्लास के एंड पे मैं बता दूंगा आपको। इससे आपकी पाकिस्तान अफेयर्स की स्टोरी ओवरऑल आपको पता चल जाएगी। फिर रह जाती हैं जी आपके डोमेस्टिक इश्यूज और आपके सोशो इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान के, जो कि इसमें शामिल हैं आपके करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक आपके रिलेशंस हैं विद द नेबरिंग कंट्रीज विद बिग पावर्स, आपके डिस्प्यूट्स हैं, कश्मीर इशू है जैसे पैलेस्टाइन इशू है वगैरह वगैरह। तो ये चीजें आ जाती हैं, वो फिर हम आपको अकॉर्डिंगली उसका बताएंगे कि कहाँ से करना है। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडे सेशन। आज का बच्चे हमारा लेक्चर जो है वो मेनली इसी कल वाले लेक्चर की एक्सटेंशन है। थोड़ा सा मैं इसका रिकैप आपको दे दूं। हमने ऐसे राइटिंग के बेसिक्स स्टार्ट की हैं कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग जिसको कि बहुत ही मुश्किल समझा जाता है और इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, इसको किस तरीके से हम जो है वो कर सकते हैं। हसन खान, आज हम दो ऐसे पढ़ेंगे और एक पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। तो हमने आपको कल भी बताया कि हमारा जो तरीकाकार है हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करवाएंगे आपको। हमारा जो पहला मॉड्यूल होगा वो यही होगा कि हम ऐसे की बेसिक्स, बेसिक लेक्चर मेरे हमारी वेबसाइट के ऊपर भी पड़ा हुआ है, एक लेक्चर जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जस्ट है। एक मिनट बेटे वेट कीजिएगा, जस्ट वेट अ मिनट। वेट कीजिएगा थोड़ा सा बेटे। अच्छा जी, मेरे पास डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है। वैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, दैट्स वाई आपको डिस्टॉर्शन हो रही है। एडमिन, इसको कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि फेसबुक पेज जो हमारा है वहां पे नहीं आ रही है स्ट्रीमिंग। आप उस पेज के ऊपर काइंडली इसको शेयर कर दें। और ओके, फाइन फाइन। अच्छा जी, हमने कहा कि एक तो हम ऐसे की बेसिक्स पढ़ेंगे कि ऐसे कहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे राइटिंग क्या ऐसी चीज है, कौन सी इसमें बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती कि हम इसको इतना एनिग्मा बना के बैठ जाते हैं कि हम थक हार के मायूस होके बैठ जाते हैं कि इसका कोई रूल ही नहीं है। इसके बेटे रूल्स हैं, ठीक है, इसके रूल्स हैं लिखने के, लेकिन इश्यू ये है कि हम स्टार्ट में ही पहले लेक्चर में ही शेक्सपियर बनना चाहते हैं, हम बेसिक सीखना ही नहीं चाहते। उसके बाद हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहले तो आपको कहा जाए कि जी अपना इंट्रोडक्शन लिखें, एक पेज के बाद आपकी बस हो जाती है, एक पेज के बाद आपका इल्म जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमारी जो बेसिक्स हैं ये आपको इनेबल करेंगी कि आपको दुनिया का कोई भी टॉपिक दिया जाता है एटलीस्ट आप उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद अगली बात आती है कि जब ब्रेनस्टॉर्म करने के साथ हम राइटिंग स्किल, आपको क्रिएटिव राइटिंग के मॉडल्स बताएंगे। जब आप लिखना स्टार्ट हो जाएंगे, आप एक्सपर्टीज, आपकी राइटिंग स्किल्स आप में आ जाएंगी, देन देयर आफ्टर सेकंड थिंग इज दैट कि हम आप में स्किल डेवलपमेंट करेंगे कि अब उस लिखे हुए को बेहतर किस तरह से करना है, उसको एज पर द रिक्वायरमेंट किस तरह से करना है ना बच्चे। उनको कहें कि हमारा जो ये ग्रुप है फेसबुक का, वहां से आप ज्वाइन कर लें अगर उनसे ज्वाइन नहीं हो रहा तो।
फेसबुक ग्रुप आप सर्च कर लें, CSS कंपटीशन जोन पाकिस्तान। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट की बात होगी। तीसरे नंबर पे फिर हम एडवांस लेवल पे आते हैं। एडवांस लेवल पे हम एक्सप्रेशन बिल्डिंग, यार एक चीज लिखी है तो हम इसको बेहतर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम अट्रैक्टिव वे में जो है वो पेश कर सकते हैं। तो ये स्किल आपको थर्ड मॉड्यूल में आएगी। तो ये हमारे मतलब हैं चीजें। हमारा एक लेक्चर बेसिक्स पे हुआ था कि जिसमें आपको ये बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी है, आपने क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। लेकिन देर आफ्टर आपने अगला काम जो करना है वो ये है कि आपने आ, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इवैल्यूएशन करवानी है। उसके बाद है जी स्किल मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में भी सेम थिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें भी आप क्या करते हैं कि आपकी इवैल्यूएशन आपको इंप्रूव करती है। देन हम एडवांस लेवल पे आते हैं जिसमें हम तकरीबन 15 टू 20 टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, और इस रिसर्च के नतीजे के तौर पे हमें जो मतलब एक वर्जन मिलता है, दैट इज दी मतलब फाइनल वर्जन। ये एक रोड मैप होगा हमारे एसे राइटिंग हवाले से। मीनवाइल जैसे मैंने आपको कल इंग्लिश करेक्शन के कुछ रूल्स करवाए और इंग्लिश पैसेज एंड कंपोजिशन के हवाले से बात की, उसका स्केड्यूल भी आपको दिया कि हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, कल हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था, ऑप्टिमिज्म इन लाइफ एंड लिटरेचर। दो बातें इसमें, ऑप्टिमिज्म को हमने देखना है लाइफ के अंदर और लिटरेचर के अंदर, कि ये जो डॉक्ट्राइन है ऑप्टिमिज्म की, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग की है, ये जो मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच है, ये लाइफ में कहां कहां पे हमें नजर आती है और लिटरेचर में हमें कहां कहां पे नजर आती है। उसके बाद इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, तो हम इसका जो फायदा लिखेंगे, इसका बेनिफिट लिखेंगे, दैट वुड बी अ काइंड ऑफ डायमेंशन ऑफ द टॉपिक। चूंकि ये आर्गुमेंट टाइप मतलब इसमें हम आर्गुमेंटेशन से काम लेंगे, तो इसमें हमारा वो वन लाइनर थीसिस स्टेटमेंट नहीं आएगा। हम एक मतलब सिस्टमेटिक वे से इसको डेवलप करेंगे। ऑल दो के जो कि आपके करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं, लाइक डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस है, आपका वुमेन राइट्स है, वुमेन इक्वलिटी इज अ मिथ, लाइक दिस। इसी तरह एजुकेशन पे हमारे जो टॉपिक्स आते हैं, उन पे ये है कि हम आउटलाइन बनाने का सॉरी इंट्रोडक्शन लिखने का थोड़ा सा हम वे डिफरेंट अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपने टॉपिक का कैनवस ब्रॉड करते हैं, हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए टॉपिक को उसके डिफरेंट एंगल्स एक्सप्लोर करते हैं, ताकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन इन बॉडी ऑफ ऐसे यू वुड बी एट लिबर्टी टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो इसमें हमने देखा कि ऑप्टिमिज्म इन लाइफ एंड लिटरेचर क्या चीज है। इस पे हमने कल एक आउटलाइन बनाई और इसको डिटेल में हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा जी फिलोसफी ऑफ ऑप्टिमिज्म क्या चीज है। फिर लिटरेचर में हमने कहा कि हम नेटिव जो हमारे लिटरेचर वाले हैं उनकी भी बात करेंगे, और जो नेटिव नहीं है यहाँ के उनकी भी बात करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आइडियाज हमारे पास कहाँ से है। ये आइडियाज मैंने आपको जब ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली एक्सरसाइज बताई थी, मैंने कहा था कि हमें रैंडमली कुछ थॉट्स डेवलप करनी होती हैं। वो इंशाल्लाह डिटेल में हम बात करेंगे जब हम बेसिक मॉडल पे जो है डिस्कशन करेंगे। अभी बेसिकली एक एक मॉडल का आपको जो है वो ऐसे मैं करवाना चाह रहा था, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, जो इम्पिग्यूटीज माइंड में हैं, जो आपकी मिसकंसेप्शन है, उनसे थोड़ा सा आप आजाद हो जाएं, और ये इस चीज से आजादी हासिल कर लें कि ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स अ सिंपल राइटिंग। आपको सवाल ये किया जाता है, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं जी पाकिस्तान में जो है एनर्जी क्राइसिस है, या पाकिस्तान में फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस कम हो जाएगा। अब आप कहते हैं जी कम हो जाएगा। इतनी सी बात से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डिफेंड योर आर्ग्यूमेंट बाय कोटिंग द एग्जांपल्स। उसके साथ साथ आप मतलब डिफरेंट इवेंट्स को कोट करते हैं, आप स्टैटिस्टिकल डेटा देते हैं, आप मतलब जो है और इसमें जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो देते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद अपनी बात जो साबित कर लेते हैं, ये पूरे का पूरा आपका ऐसे। अब इसमें फर्दर आगे कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम एग्जामिनर को सिर्फ ये बताते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द कंप्लीट ऐसे। पूरी बॉडी ऑफ ऐसे में हम क्या जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट वन राइटर राइट्स
एक एकेडमिक राइटर जो है वो इंग्लिश की किताब में ये लिखता है, वो कहता है कि इंग्लिश ऐसे का जो इंट्रोडक्शन होता है दैट इज अ काइंड ऑफ conclusion on the basis of which you define the course of action on which you are going to write. Is it clear? अच्छा, इस तरह से हमने देखा कि ऑप्टिमिज्म इन लिटरेचर क्या है। हमने इकबाल को देखा, पाकिस्तान मूवमेंट में देखा कि हमारे जो ऑप्टिमिस्टिक राइटर्स थे उन्होंने क्या रोल प्ले किया। रॉबर्ट ब्राउनी हमें एक मतलब जो है वो इसकी पोएट्री, जब रोमांटिक पोएट्री का दौर चल रहा था तो ही वाज द वन जिसने एक मतलब डिफरेंट डायमेंशन ली और ऑप्टिमिस्टिक पोएट होने का खताब जो है इसको मिला। फिर यूरोपियन पोएट्स एंड ऑप्टिमिज्म, जर्मन फिलोसफी ऑफ ऑप्टिमिज्म क्या थी। उसके बाद क्या दुनिया के जो मतलब डिवाइन रिलीजन्स हैं या जो मैन मेड रिलीजन्स हैं वो कौन सा सबक देते हैं, क्या वो ऑप्टिमिज्म का सबक नहीं देते। तो हम रिलीजन में भी ऑप्टिमिज्म देखेंगे क्योंकि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ कि जिंदगी में क्या जो है ऑप्टिमिज्म का मतलब है। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड कि दुनिया में अगर हम जिंदगी में देखें तो जिंदगी में लोग हैं, लोगों से सोसाइटी बनती है, इससे नेशंस बनती हैं, इससे कौमें बनती हैं और ओवरऑल ये पूरी कायनात है दैट इज हैविंग द लिविंग एंटिटीज। इसमें अगर देखा जाए तो हमें कुछ मिसालें मिलती हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड जिसमें हीरोज ऑफ इस्लाम है, इसी तरीके से लीडर्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड है, लीडर्स फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। अभी इसकी एक एक की डिटेल जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लाइक हीरोज ऑफ इस्लाम की बात करें तो हमने किस किस को लिखना है, लीडर्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो हमने कहाँ पे मतलब विंस्टन चर्चिल को कोट करना है, कहाँ पे हमने जो है इसको क्या नाम है जॉर्ज वाशिंगटन है उसकी मिसाल देनी है। और डेवलपिंग वर्ल्ड्स की बात करें तो हमने कौन से लीडर्स को कोट करना है। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जापानीज नेशन की बात हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास अफगान नेशन आ जाती है, मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट आ जाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अब अगली बात, ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कल ग्लोबल वार्मिंग की बात की, ग्लोबल वार्मिंग के साथ मैंने कहा कि पॉलिसी ऑन द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये इंसान क्योंकि अपनी लाइफ को ज्यादा अरसा सस्टेन करना चाहता है, यहाँ पे वो मरना नहीं चाहता। इंश्योरिंग द ह्यूमन राइट्स कि यार ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करो ताकि आपका सर्वाइवल मैक्सिमम हो सके। ठीक है, जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है क्या वहां पे लोग जीना छोड़ देते हैं। फिर एप्टिमिज्म एविडेंट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, मैंने कल भी बात की थी कि हमें कायनात के हर जर्रे से ऑप्टिमिज्म का दर्स मिलता है। से फॉर एग्जांपल, every dark cloud is surrounded by a silver lining. Every dark night is followed by a bright morning. हर तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह आती है। इसी तरीके से हम अगर बात करें कि आप गुलाब का फूल तोड़ते हैं तो क्या पौधा फूल देना छोड़ देता है? नहीं, ऑप्टिमिज्म शो करता है, वो और बनाता है फूल। आप दरख्त को काटते हैं, क्या वो जो है वहीं पे खत्म हो जाता है? नहीं, वो और विग्रस होके आता है। इसको कहते हैं मतलब जो है रेजिलियंस, बेसिकली रेजिलियंस वाला एटीट्यूड आप में आना। फिर इम्पैक्ट्स इसके क्या हैं? मैंने कहा था जी रेजिलियंस बनती है, हेल्थ पे बड़े अच्छे इम्पैक्ट्स हैं इसके। आपको कल बताया था कि कहाँ पे जो रिसर्च ने साबित किया कि जो लोग ये सोचते हैं कि दे आर ऑप्टिमिस्टिक और वो जल्दी हेल्दी होते हैं। डिस्कवरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इंसान ने ऑल्दो कि उसको पहले भी पेंडेमिक्स या एपिडेमिक्स या इसी तरह नेचुरल डिजास्टर्स जिसमें टॉर्नेडोज आए, जिसमें अर्थक्वेक्स आए, सुनामी आए, इंसान ने जीना नहीं छोड़ा, वहां से भागा नहीं। उसने क्या किया, उसको जो है उस चीज के ऊपर जो है वो काबू पाने की कोशिश की है। एंड दैट इज बेसिकली ऑप्टिमिज्म। नहीं भाई हम कर सकते हैं, और उसने हवा में उड़ना सीख लिया। रॉबर्ट माल्थस की थ्योरी मैंने आपको बताई थी पॉपुलेशन वाली। अब ये तो बात होगी जी, आउटलाइन में हमने ये चीजें लिखी हैं। यहां तक बातें क्लियर है जी? असन ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला लेक्चर हमारी वेबसाइट पे पड़ा है, आप वहां से जो है वो देख लीजिएगा। ओके फाइन। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमने इस आउटलाइन को यूज करते हुए इससे इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। क्योंकि हमारे थीसिस एस्पायरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, पहला पैराग्राफ क्या लिखना है, पहली लाइन क्या लिखनी है। ये बड़ी मतलब कंफ्यूजिंग चीज होती है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको एड्रेस करते हैं आज। मैंने आपको बताया था कि यार देखो,
आउटलाइन जो होती है दैट इज विंडोज ऑफ ऐसे। सजेशंस इसमें क्या आएंगे? सजेशंस आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। सजेशंस में असल में ये जो आपका मतलब ऑप्टिमिज्म की थॉट्स हैं, इसके साथ साथ ही हम कंपैरेटिव और एनालिसिस करते जाएंगे साथ साथ कि ये होना चाहिए इफ यू वांट टू सर्वाइव। सजेशंस में फाइनली मतलब यही करेंगे कि इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ आपको ऑप्टिमिज्म शो करना चाहिए इफ यू वांट सक्सेस। ठीक है जी। उसके बाद हम अब आते हैं जी इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया था कि इंट्रोडक्शन इज द विंडोज ऑफ ऐसे। किसी भी ऐसे की वो विंडोज जहां से आप एग्जामिनर को फ्लैश करते हैं अपने आइडियाज के, यार ये मेरे आइडियाज हैं जिनकी बेसिस पे मैं डिस्कशन करने, ऑल दो कि ये आइडियाज आपके इसमें आउटलाइन में भी डिस्प्ले किए होते हैं आपने, लेकिन तारुफ जो करवाया जाता है किसी टॉपिक का, आप जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो उस खूबसूरती से होना चाहिए कि आपका एग्जामिनर जो है यहीं से अट्रैक्ट हो जाए, उसको आइडिया हो जाए कि आप कम से कम लिखना जानते हैं। ठीक हो गया जी। अब देखा जाए अगर हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद जो चीज आती है दैट इज फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ ऑप्टिमिज्म। ये फिलोसफी ऑफ ऑप्टिमिज्म क्या है? बचपन में हम लिखते थे डेफिनेशन ऑफ द गुड गवर्नेंस या डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, तो ये फिलोसफी का वर्ड हमने उसको रिप्लेस किया कि वो मतलब कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं। इस वजह से दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज यू मे से सूटेबल वर्ड। तो फिलोसफी ऑफ ऑप्टिमिज्म जो है बेसिकली यहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन जो है इसमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक कि ये बेसिकली ऑप्टिमिज्म क्या चीज है। व्हाट ऑप्टिमिज्म इज। इसके बाद जो अगली बात होगी वो इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स होंगे। सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स में हम बेसिकली अपने आइडियाज को सेंसिटाइज करते हैं, हम आइडिया की अहमियत लिखते हैं। नहीं, फिलोसोफर का इसका पर्सपेक्टिव नहीं देना होता। हाँ, एक मतलब वो है आपका मेथड कि आप कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप टॉपिक को मतलब किसी इवेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक मतलब है मेथड, बताएंगे उसके बारे में भी आपको। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है फिलोसफी का कि आप इस ऑप्टिमिज्म के बारे में बताएंगे कि यार फलां का ये ख्याल है, फलां का ये ख्याल है, डिक्शनरी ये कहती है। अब उसमें डिक्शनरी नहीं लिखेंगे, हम लेक्सिकल मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एग्जामिनर को बताने के लिए ये चीज है कि यार ये ऑप्टिमिज्म जो है ना इस एंगल का नाम है। और फिर हम इन सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स के साथ अपने टॉपिक को नैरो डाउन करते जाएंगे और एंड के ऊपर हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट देंगे। ये है एंड के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिखने का तरीका कार। एक ये होता है कि हम स्टार्ट में ही ओपनिंग जो लाइंस होती हैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाने के साथ तीसरी चौथी लाइन में अपनी जो है स्टैंस आपका जो है उसको वाजे कर दे। लेकिन ज्यादातर जो मतलब चीज अडॉप्ट की जाती है या लिखा जाता है वो यही होता है कि डेवलप करने के बाद आप एंड के ऊपर अपना जो है वो थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो हम देखते हैं कि चीज पहले नंबर पे मैंने कहा था कि आपकी आउटलाइन इंट्रोडक्शन के साथ सिंक्ड होनी चाहिए, उसका रब्त होना चाहिए। ये ना हो कि इंट्रोडक्शन में आपने ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें लिखी हूं और आपकी आउटलाइन जो है वो और चीजों को रिप्रेजेंट कर रही हो। ये कंट्राडिक्टरी जो मतलब एटीट्यूड है ये अच्छा नहीं है मतलब आपकी राइटिंग स्किल के लिए। तो हम फिलोसफी वाला जो है पॉइंट उठाते हैं और इसको इंट्रोडक्शन की ओपनिंग लाइंस टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमने कहा जी ऑप्टिमिज्म इज द नेम ऑफ पॉजिटिव अप्रोच। ऑप्टिमिज्म एक पॉजिटिव थिंकिंग का नाम है, पॉजिटिव अप्रोच का नाम है।
It is very first and the most effective tool to resolve any problem. ये किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम इस अप्रोच को सामने रख सकते हैं. हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट, it rests with such a passion that would bring suffering humanity out of chaos, an approach that would be justifiably recommended as a need of hour. सोशल साइंटिस्ट इसके बारे में ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है उसको मुश्किल से निकालने के लिए ये एक अप्रोच है जो वायबल ऑप्शन है, एंड दैट इज नीड ऑफ आवर. फिर हम कहते हैं भाई इसका जो मफहूम है वो क्या है, डिक्शनरी हमें क्या बताती है. हम कहते हैं लेक्सिकल मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म इज, ये डिक्शनरी के वर्ड्स हैं, द टेंडेंसी टू बी होपफुल एंड टू emphasize the good part of situation rather than the bad part, the belief that good things will happen in future. हम इसका एक और एंगल निकालते हैं, इसकी और क्या मतलब एलैबोरेशन हो सकती है और क्या फिलॉसफी हो सकती है. हम कहते हैं इट इज अ मेंटल अप्रोच that interprets situations and events being the best. अब आप परेशान होंगे कि ये तो बड़ी जखीम किस्म की अंग्रेजी लिख दी है, ये डोंट वरी, ये सारा एक्सप्रेशन आपको मतलब आ जाएगा. अब इसको अगर हम, एक बच्चा कहता है जी मुझे इतनी चीजें लिखनी नहीं आती, तो हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं. आप सिर्फ जो है पहले दो सेंटेंसेस, ठीक हो गया जी, और आखिरी सेंटेंस, इस पे गौर करें. ये 3 सेंटेंस लिखें और दरमियान वाला एक लम्हे के लिए आप निकाल के देखें इसमें से. इट विल सर्व द पर्पस. आप कहते हैं जी दरमियान वाला हमें कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि इसको अगर हम रीराइट करें, याद रखें आप पैराफ्रेजिंग किया करें, रीफ्रेज किया करें अपने हुए लिखे हुए को, अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं. लाइक मैं कहता हूं जी इसी पैराग्राफ को रीफ्रेज करके या पैराफ्रेज करके मैं किस तरह से लिखूंगा. मैं ये कह सकता हूं कि ऑप्टिमिज्म इज द नेम ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग wherein the situations are interpreted being the best. This approach can be used for resolving any problem in the life. ठीक है, कंट्रास्ट भी बना सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, pessimistic approach is destructive for the humanity or life. अब ये तो होगी जी हमारी फिलॉसफी वाला पार्ट. टॉपिक को इंट्रोड्यूस हमने करवा दिया, टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख दिया. अगली बात आउटलाइन में क्या है, उसके बाद है जी ऑप्टिमिज्म इन लिटरेचर. इतने पार्ट को इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिखेंगे? एक सादा सी अप्रोच है. एक तो ये तरीकाकार किया जा सकता है, हम ये लिखते हैं कि दिस एटीट्यूड या दिस अप्रोच या ऑप्टिमिज्म कैन बी सीन इन इलामा इकबाल्स पोएट्री, फुल स्टॉप लगा दें, या पहले वाले दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दें कि दिस डॉक्ट्राइन इज एग्जिबिटेड बाय the Muslim writers of Pakistan movement and Allama Iqbal. फिर एक कनेक्टर लगाएं दरमियान में से लिंकर, moreover the European poets also represented the same philosophy. अब इसके बाद ये है कि इनको हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये सक्सेसफुल रहे हैं अपनी इस अप्रोच को यूज करते हुए, लोगों की जिंदगियों में इन्होंने जो है वो उनको परसुएड किया है. तो हम कहते हैं कि ये जो मतलब जिनका हमने जिक्र किया है, दे वर सक्सेसफुल इन देयर
approach to persuade the lives of people. एक तो ये तरीकाकार हो सकता है सादा जुबान में, मतलब इतने, ये जो 4 पॉइंट्स हैं 5, इनको छोटे से मतलब 2-3 लाइनों में आपने जो है वो कन्वर्ट करना है। ये एक मतलब सिंपलेस्ट वे है आपके एक्सप्रेशन का। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा जी? एडवांस लेवल पे बच्चे जाएंगे तो फिर हमें थोड़ा सा एडवांस ही होना पड़ेगा। यार ये कैम अपने बंद रखें, इट्स रिक्वेस्ट, अदरवाइज मैं फिर आपको क्लास से निकाल दूंगा। अच्छा जी, दूसरा मेथड ये होता है कि हम इसमें देखें जो पहले दोनों पॉइंट्स हैं, इसका मैं कलर चेंज करता हूं ताकि हमें डिस्टिंक्शन रहे। ये पहले दोनों पॉइंट हमारी एशियन रेस के लोगों की बात हो रही है। अगले जो तीनों पॉइंट्स हैं इसमें व्हाइट रेस की बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी नेटिव रेस, या हम ये कह सकते हैं कि इस आइडियोलॉजी को या इस डॉक्ट्राइन को डिफरेंट रेसेस से ताल्लुक रखने वाले जो इंटेलेक्चुअल से थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में यूज किया। हो सकती है जी बात। तो हम इसी बात को इस तरह से बयान कर देते हैं इन 4 पॉइंट्स को। हम कहते हैं कि दिस एटीट्यूड has been shown by the various intellectuals belonging to different races in their written expressions. In this context, they seem successful to persuade the lives of people according to their ideology. इसमें वो कामयाब रहे। ये इतना पार्ट लिखा गया है। अगली बात, उसके बाद हमारी आउटलाइन पे अगले पॉइंट पे आए, ऑप्टिमिज्म इन रिलीजन्स। ये लाइन भी हमें ऐड करना पड़ेगी। हम कहते हैं द सेम फिलॉसफी has been inculcated by the religious teachings in the minds of people, कि रिलीजन्स ने भी यही फिलॉसफी लोगों को बताई है। अगली पॉइंट पे आते हैं, ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, हीरोज ऑफ इस्लाम, लीडर्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड लीडरशिप फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। इसमें यह कर सकते हैं हम कि एक तो तरीकाकार सादा तरीन ये हो सकता है कि दिस एटीट्यूड इज शोन, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी बयान कर सकते हैं। हाँ जी, सिर्फ मुस्लिम राइटर भी लिख सकते हैं। गोरियो यू आर राइट, ये बात हो सकती है, लेकिन मैंने बेसिकली पोइट्स को और जो हमारे राइटर्स थे जो कि मतलब हमारे जर्नलिस्ट थे, या जो हमारे मतलब उस वक्त के, और जो है सिर्फ पोइट्स की बात नहीं की, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको अलहदा किया। अब इसको हम किस तरह करेंगे? कहते हैं जी, इट इज द आउटकम ऑफ दिस डॉक्ट्राइन ऑफ ऑप्टिमिज्म दैट टॉप सक्सेसफुल फॉर पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड seem to be optimistic and successful in achieving their goals in life. यही वजह है कि दुनिया की जो कामयाब तरीन पर्सनालिटीज हैं वो उन्होंने इसको इस्तेमाल करते हुए दुनिया में कामयाबी हासिल की है। तो ये मेरे हीरोज ऑफ इस्लाम भी आ गए, लीडर्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड भी हैं, लीडर्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड भी आ गए। ठीक है जी, अगली बात हमारे पास आती है जी, ऑप्टिमिस्टिक नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जापानीज नेशन, अफगान नेशन, मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड कश्मीर। सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान तो जनाब आज़ाद हो गए, उन्होंने अपने आप को आज़ाद करवा लिया। बाकी जो हैं वो अभी मतलब जैसे पैलेस्टाइन है या कश्मीर है, ये स्लेवरी में है। जापानीज नेशन के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया गया, लेकिन दे आर रिजिलियंट। अफगान नेशन, सोवियत इन्वेजन हुई, फिर जो है आपकी अमेरिकन इन्वेजन हुई, दे आर रिजिलियंट। तो इन तीनों को मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एटीट्यूड डिफरेंट नेशंस ने भी शो किया है, और कुछ ने तो आजादी हासिल कर ली और कुछ स्टिल ऑप्टिमिस्टिक हैं।
इसको हम इस तरह से बयान कर देते हैं, द सेम आइडियोलॉजी has enabled various nations of the world to touch the horizons of American. आवाज आ रही है जी? आवाज ठीक आ रही है जी? अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, इंश्योरिंग द ह्यूमन राइट्स। हम कह सकते हैं कि इंसान ने जो डिफरेंट पॉलिसीज दुनिया में बनाई, वो इसलिए बनाई। क्या लिख सकते हैं महरोज खान? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, आपने क्या कहा है, कैन वी राइट दिस? हमने कहा कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म को इस्तेमाल करते हुए heroes of Islam as well as the leaders of the Western world and developing world are doctrine of optimism, or doctrine nahi, adopted the doctrine of optimism, and they remained successful in achieving their goals। और डॉक्ट्राइन नहीं है ये, आप ये कह सकते हैं adopted the this very lasting। वेलकम बैक जी। इंटरनेट डेली बेसिस पे कोई ना कोई झटका लगाता है दरमियान में। आवाज आ रही है अभी ठीक? मुझे कंफर्म कीजिएगा, आवाज ठीक आ रही है सारे लोगों को? आवाज में थोड़ा सा इशू आया। अच्छा जी, अभी आवाज सुन रहे हैं मेरी आप? जी बच्चों, इफ यू आर लिसनिंग देन रिप्लाई मी सो दैट आई मे अंडरस्टैंड कि आपको आवाज जो है वो क्लियर आ रही है। ओके जी, ऑडिबल, क्लियर है आवाज? कोई परेशानी? मूव अहेड करें। हसीबुर रहमान, बेटे डिफरेंट एंगल्स निकल सकते हैं। ये जो आउटलाइन है ये कोई हदीस नहीं है, ये कोई मतलब वो नहीं है, यार्ड स्टिक नहीं बन गया कि जी इससे बाहर नहीं आप जा सकते। देखो यार, अगर 100 बंदा यहाँ पे कनेक्टेड है तो आपकी मतलब हर बंदे की अपनी थॉट्स हैं, आप उनको जो है
अकॉर्डिंगली इसमें ऐड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है कि जी मैंने जो बता दिया इससे बाहर नहीं जाना आपने। अच्छा जी, इसको हम मतलब किस तरह से करेंगे ये वाला पॉइंट जो है, इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे कि ऑप्टिमिज्म कैन आल्सो ब्रिंग ट्रैंक्विलिटी इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। लॉन्ग सर्वाइवल की बात की जाए अगर, तो जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं बेसिकली ह्यूमन सिक्योरिटी ह्यूमन राइट्स उस हवाले से की जा रही हैं। अच्छा जी, हैंड रेज किया है अरूसा और जिशान अली जमाली। आपको बेटे क्लास के एंड के ऊपर मैं टाइम दूंगा फॉर क्वेश्चनिंग। अच्छा, इसके बाद अगली बात आती है, वो है जनाब ऑप्टिमिज्म फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो यहीं पे मेरी एक काइंड ऑफ थीसिस स्टेटमेंट भी, या मैं अपने टॉपिक को नैरो डाउन करके ऊपर वाली सारी अप्रोचेस को लिखता हूं। मैं कहता हूं जी दिस स्टेट ऑफ माइंड presents fortifying effects and benefiting results on every string of life। कि जिंदगी की हर डोरी के ऊपर, जिंदगी के हर धागे के हर तार के ऊपर ये अपना रंग दिखाती है और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और बेनिफिटिंग रिजल्ट्स हैं। अब इसमें इफेक्ट्स और बेनिफिटिंग रिजल्ट्स जो हैं ये आपकी आउटलाइन के इसी पॉइंट में आ गया। और अब मैंने आपको बताया था कि जो इम्पैक्ट्स अपना सजेशन होती हैं या जो लास्ट पार्ट होता है जिसमें हम मतलब उसको हम बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करते अपने ऐसे में, उसको शॉर्ट लिखते हैं। So this is the outline on the basis of your introduction. I hope so। इसमें मुझे बताएं जी कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी मुश्किल है। तो कहते हैं जी तारुफ लिखना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही जनाब टाइम लगता है इसके ऊपर और हमें समझ नहीं आती। डिड यू गेट माई पॉइंट? द लास्ट सेंटेंस इज रिप्रेजेंटिंग एमन। स्टार्ट में बेसिकली ये जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं एलैबोरेटिव, इसमें ये वाला पार्ट हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया, इस पार्ट के अंदर हमने इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स दिए और फाइनली हमने लिख दिया कि दिस स्टेट ऑफ माइंड प्रेजेंट्स फोर्टिफाइंग इफेक्ट्स एंड बेनिफिटिंग रिजल्ट्स ऑन एवरी स्ट्रिंग ऑफ लाइफ। इसके जनाब हर दुनिया मतलब जो है जगह के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। कंक्लूजन भी बचे इसका जो है हम डिस्कस करेंगे कि कंक्लूजन किस तरह से हमने लिखना है, बट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट द इंट्रोडक्शन एंड बॉडी ऑफ ऐसे। ग्रेजुअली चलें, एक ही दफा में मतलब वो सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। जी महरोज खान, क्या आपका सवाल है? मैं आपका नहीं क्वेश्चन ले सका सर। वैसे थीसिस स्टेटमेंट को आउटलाइन में लिख सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट को आउटलाइन में लिखने का एक देसी तरीका चला हुआ है, लेकिन यार वो आपके लिए फेटल भी हो सकता है। एक तरीका कार जी चला हुआ है कि आउटलाइन से पहले दो तीन लाइनें लिख देते हैं, यहाँ पे दो तीन लाइनें लिख देते हैं और इसको यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक के नीचे। यहां से ही एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा। अगर आप कहीं से डेविएट कर गए तो यहीं से क्रॉस करके आगे चला जाएगा जी आप फेल हैं। अगर आप इसको इंट्रो में लेके आते हैं एटलीस्ट आपका तारुफ पड़ेगा, हो सकता है उसको रहम आ जाए कि आपने यार चंद बातें तो जो हैं वो रेलिवेंट लिखी हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता आप जो है वो आउटलाइन के बाद लिखें। इज इट क्लियर? हाँ जी, दिस इज द ब्रीफ बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन द आइडियाज। स्टार्ट में टॉपिक को थोड़ा सा मतलब इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अभी हम ऐसे लेते हैं जी पावर्टी के ऊपर। नाउ यू आर लिसनिंग क्लियरली। ठीक है जी।
वसीम, मौलवी साहब काइंडली इसको बंद कर दें अपना जो है कैम। यू आर नॉट दैट ब्यूटीफुल। ठीक है, इट्स माय रिक्वेस्ट। जी, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि जी हमने जो है वो इसके आखिर में थीसिस स्टेटमेंट लिखी है। हम उसको बेटे राब्ता तो नहीं कर सकते एग्जामिनर को, आपकी जो रिटन स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने के बाद ही विल असरटेन, क्योंकि वो नेव नहीं होगा। ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा जी, पॉवर्टी की हम बात कर रहे थे कि पॉवर्टी के डिफरेंट एंगल्स हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम पॉवर्टी की टाइप्स देख सकते हैं। आपकी मॉनेटरी टर्म्स में पॉवर्टी हो सकती है, आपकी इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी हो सकती है, मोरली पॉवर्टी का शिकार हो सकते हैं। फिर इसके जो है वो डिफरेंट मतलब और कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, आपको फेस करना पड़ सकते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हैं जी? आप में मतलब अगर देखा हो, इसमें सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हर लिहाज से देखा जाए तो इसके जिंदगी की मतलब हर मैदान में पॉवर्टी जो है वो उसका एक कह सकते हैं कि इम्पैक्ट हमें सामने करना पड़ता है। गवर्नेंस के हवाले से देखा जाए, अब इस पे स्टेटमेंट्स क्या क्या आ सकती हैं पॉवर्टी पे? ये मतलब पॉसिबल स्टेटमेंट्स इस पे बन सकती हैं कि पहले जनाब महात्मा गांधी ने कहा था, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। उसके बाद, पॉवर्टी इज द मेजर हर्डल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्ट एंड प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। उसके बाद है जी, मेजर काजेज ऑफ पॉवर्टी, इम्पैक्ट्स एंड रेमेडीज देयर ऑफ विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। उसके बाद है जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी। क्या ज़कात का निज़ाम लागू करने से गुर्बत खत्म हो सकती है? आशी, यू आर नॉट न्यू। आप मेरे सारे पिछले सेशन ले चुके हैं, और आप को आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद पॉवर्टी लीड्स टू डिप्रेशन, पॉवर्टी लीड्स टू डिसबिलीफ। गुर्बत जो है वो कुफर तक ले जाती है। इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी ब्रीड्स इनटू सेक्टेरियनिज्म एंड सोशल डिवीजन। अच्छा बच्चे, इस पे हम बात करते हैं कि ये जो डायमेंशंस हैं इस टॉपिक की, इसको किस तरीके से हमने लेके चलना है, क्या हमने मेथड इस्तेमाल करना है। हम इसमें से कोई एक टॉपिक उठाते हैं और उस पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और देखते हैं कि किस तरह। हम कहते हैं जी, गांधी जी ने कहा था कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस।
अब महात्मा गांधी ने ये बात कही, अब ये सपोज आपका ऐसे का टॉपिक आ गया, अब आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे, ये हमने चीज देखनी है। हसन खान, आपको आवाज आ रही है अभी? असल में यार डिस्कनेक्ट हो गया था, जिस वजह से इंटरप्शन हुई दरम्यान में। जूम वाले सारे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? इफ यू आर लिसनिंग देन रिप्लाई मी। ठीक है जी, फाइन, गुड। अच्छा बच्चे, इस टॉपिक पे बात करते हैं कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। इसको हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, क्या हम तरीकाकार इख्तियार करेंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे इस टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, क्या एंगल इसके पॉसिबल निकल सकते हैं? आप इसमें कोई सजेशंस देना चाहेंगे? व्हाट इज योर ओपिनियन? पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, क्या लिखेंगे इसमें? अपने कमेंट्स दें जी, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और poverty leads to social unrest and violent activities, ठीक है, it makes corruption because poverty। ठीक है जी, आपके मतलब आइडियाज को हम अप्रिशिएट करते हैं जी। और क्या हो सकता है जी? यू कैन ऐड योर फर्दर। poverty leads to distorts the law, ये सेंटेंस ठीक नहीं है जी, हसन खान, सेंटेंस आपका ठीक नहीं है। poverty occurs to nation, इसमें कॉमा लगाएं फिर ठीक होगा। पावर्टी लीड्स टू क्राइम, पावर्टी लीड्स टू क्राइम। अब देखें, आप सारे लोगों ने मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया यार। देखो, टॉपिक के साथ ना चीजों को मोल्ड करते हैं, ठीक है, चीजों को आप उस तरीके से मोल्ड करते हैं कि वो आपके टॉपिक को क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले जो चीज हमने देखनी है, हमने रिलेशन देखना है कि पावर्टी जो है
उसका वायलेंस के साथ ताल्लुक क्या है। बिल्कुल ठीक है जी, इलिटरेसी की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। यू गाइस आर गिविंग द वंडरफुल आइडियाज। अब टॉपिक हमारा ये मतलब जो है पावर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, इस टॉपिक के हवाले से बात की जाए तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये देखना है कि पॉवर्टी और वायलेंस का आपस में ताल्लुक क्या है, क्या रिलेशन है, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द पॉवर्टी एंड वायलेंस। हम इस कोरिलेशन को इस तरह से बना सकते हैं कि गुर्बत जितनी होगी उस इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट्स, वो इन द वन वे और द अदर वायलेंस की तरफ आपको लेके जाएगा। उसके बाद हम फिर ये लिखेंगे कि किस तरह से ये वायलेंस की तरफ लेके जाती है, किस तरह से पॉवर्टी वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है। फिर हम इसको देखते हैं, एक छोटी सी आउटलाइन हाफ आज करेंगे और बाकी आप लोग इस पे अटेम्प्ट करेंगे। हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कि कोरिलेशन ऑफ पॉवर्टी एंड वायलेंस, इनका आपस में ताल्लुक क्या है जी। बेटे टेररिज्म की भी बात आएगी, सारी जनाब ब्रेन वॉशिंग सारी बात करते हैं अभी। पहला जो पॉइंट है जहां पे पहले हमने लिखा था फिलोसफी ऑफ ऑप्टिमिज्म, अब उसने फिलोसफी नहीं पूछी, आप ये भी कह सकते हैं कि फिलोसफी ऑफ रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड वायलेंस, ये भी हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जनाब हमने मतलब देखना यह है कि इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट्स हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि पॉवर्टी के जो असरात है ना उनके टर्म्स में देखा जाए तो फाइनली दैट लीड्स टू द वायलेंस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कि जिंदगी के मतलब हर मैदान में देखा जाए तो गुर्बत के जो असरात को देखा जाए ना तो वन वे और दी अदर वो बेसिकली वायलेंस की तरफ ही लेके जाता है। तो हम एग्री कर लेते हैं इस स्टेटमेंट के साथ। अब देखें इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी लीडिंग टू वायलेंस, कौन कौन सी पॉवर्टी की वो किस्में हैं, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं जो वायलेंस की तरफ लेके जाती हैं। नंबर वन, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रिच एंड प्रोफाउंड डेप्रिवेशन ऑफ द पुअर। जो पहला काम है ना कि अमीर और गरीब के दरमियान जो एक डिस्पैरिटी आती है, ठीक है, एक मतलब जो सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी और सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आता है, ये पहला वो नुक्ता है जहां पे आके डिफरेंस आता है। व्हाई डोंट यू रोट रिलेशन ऑफ पॉवर्टी एंड वेल्थ, रिलेशन लिख लें, मुश्ताक अहमद रिलेशन लिख लें आप, ठीक है, आप रिलेशन लिख लें, इट वुड बी करेक्ट। बेटे ये अच्छी बात है, आप पार्टिसिपेट करें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। रिफ्रेजिंग करें आप, बेशक इन्हीं लाइंस को भी रिफ्रेज करें, इन्हीं आउटलाइंस को जो है रिफ्रेज करें, इट वुड बी अप्रिशिएटेड। बिकॉज हमने लर्न करना है, हमने डिक्टेट नहीं करना, और जो चीज गलत है उसको हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अच्छा जी, अगली बात यह है कि अमीर और गरीब का जो मतलब इख्तलाफ है वो बेसिकली क्या है, इनवे हो जाते हैं हम, हसद करते हैं कि एक बहुत मतलब रिच चला जाता है, एक बैगर है, वो उसकी गाड़ी देखता है तो सबसे पहला दिमाग में जो खलल आता है ना वो यहाँ पे आता है, एंड अ काइंड ऑफ रिवेंज, रिवेंज वाली वो फीलिंग आती है डिप्राइव्ड पीपल के अंदर। अल्टीमेटली वो क्या किस तरफ लेके जाते हैं आपको, वायलेंस की तरफ लेके जाते हैं, वो स्ट्रीट क्राइम्स में जाएंगे, फिर जनाब वो छीनेंगे, ये आइडियोलॉजी आती है इसमें। इसमें मजीद जब हम डिटेल में ऐसे करेंगे ना तो फिर आपको इसके अंदर भी बताएंगे कि क्या क्या चीजें लिखनी है। अभी जस्ट मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ चीजों का। कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, 1 2 3 कोऑर्डिनेशन इज नॉट द करेक्ट फैशन। कोऑर्डिनेशन के मतलब जो मीनिंग्स हैं वो इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे। फिर कास्ट डिफरेंसेस एंड आइसोलेशन ऑफ सर्टेन फैक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसकी कंटिन्यूटी में मतलब ये दो पॉइंट आप बेशक मिला के लिख सकते हैं कि क्लास डिफरेंसेस जो हमारी सोसाइटी में आ गए हैं, न सिर्फ हमारी सोसाइटी में बल्कि पास्ट में देखें तो पास्ट में भी मतलब
जब खुतबा हुज्जतुल विदा दिया तो उसमें क्या फरमाया कि अरब और अजम का जो मतलब है इसमें कोई फर्क नहीं है, तकवा की बुनियाद पे है। ये बातें क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, उसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर हम ग्लोरियस इस्लाम से थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये रेसिज्म वाज एट पीक, लैंग्वेज की बेसिस पे, रेस की बेसिस पे इतनी ज्यादा मतलब वो चीजें थी, इतने ज्यादा क्लास डिफरेंसेस थे कि उससे मतलब वॉर्स और ये सारी चीजें मतलब जन्म लेती थी। और ये सारा जो फाइनली मतलब इसका आउटकम निकलता था वो वार्स, वो रिवेंज, वो सारी मतलब साजिशें, वो सारे जनाब अपराइजिंग्स, वो सारी जनाब यूजर्व करना दूसरे की हुकूमतों को, दैट वाज बेसिकली द क्लास डिफरेंसेस। इन द सेम वे अगर हम अपने मुल्क की तरफ देख लें तो इसमें देखें कि क्लास डिफरेंसेस सोसाइटी के मतलब सोशल फैब्रिक को किस हद तक जो है ब्रेकअप कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली मतलब आपका बिहेवियर में जो है वो चेंजेस आ गई हैं, आप वायलेंट हो गए। आप सड़क पे जाते हुए आपको पीछे से कोई हरन दे दे तो आप उस हॉर्न को जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। The exploitation of the poor at the hands of terrorists. Terrorists are the easy prey for the non-state actors. यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट भी आती है कि बॉम्ब आर ब्रेड, बॉम्ब आर ब्रेड। आप जनाब क्या सिलेक्ट करेंगे, रोटी, जब भूख होती है, रोटी या बॉम्ब? बच्चे भूखे होंगे तो आप क्या करेंगे? उन पुअर लोगों को पैसे के लिए उनकी गुर्बत से फायदा उठाते हुए उनको ब्रेनस्टॉर्म करके उनके उसको उनको पैसे दे के फिर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। मुझे बताएं कि कोई मतलब एलीट क्लास या किसी मिनिस्टर या किसी प्राइम मिनिस्टर का बच्चे ने तो आज तक नहीं बॉम्ब धमाका किया या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हुआ। रीजन इज दैट ही इज नॉट पुअर, वी डोंट नीड मनी। उसके बाद इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस लीडिंग टू वायलेशन ऑफ डिवाइन एंड लैंड लॉज। गुर्बत आपको लेके जाती है इलिटरेसी की तरफ और इग्नोरेंस की तरफ, और इससे अगर हम रूल्स की बात करें, लॉज की बात करें, तो उनको भी आप वायलेट करते हैं बड़े ब्लंट वे में। ठीक है, तो दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ वायलेशन, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ मतलब आप कह सकते हैं कि आपके बिहेवियर में वो वायलेंट बिहेवियर है जिसमें आप रूल की पासदारी नहीं करते। ये नेचुरल मतलब जो आपके आपको नेचर ने क्या रूल दिए हैं, इस्लाम ने जो मतलब इस्लाम इज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, दूसरे का हक नहीं मारना, रिश्वत नहीं खानी, आपने करप्शन नहीं करनी, ये सारे कर रहे हैं। सो दैट इज इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस फ्रॉम दी ग्लोरियस लॉज, और या हमारे जो लैंड लॉज हैं हम उनको ब्रेकअप करते जा रहे हैं। तो दैट इज द आउटकम ऑफ पॉवर्टी, दैट इज बेसिकली लीडिंग द masses towards that violent behavior। In this way they break the rules। उसके बाद जी फूड क्राइसिस एंड फूड इनसिक्योरिटी एज एन आउटकम ऑफ पॉवर्टी। जब रोटी नहीं मिलती तो रोटी छीनी जाती है। मतलब ये छोटी सी बात, इसमें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मतलब गुर्बत की वजह से फूड क्राइसिस आते हैं, फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपको जितनी खुराक चाहिए उतनी नहीं मिलती, उसके नतीजे के तौर पे आप फिर छीनते हैं। तो जब छीनते हैं, हिस्ट्री में उठा के देखें मिसालें, आप नेटिव मिसालें उठा के देखें कि जो मतलब चीजें इस तरह की हुई उनको कोट करके आप कहें कि दैट वाज द वायलेंट बिहेवियर एंड दैट वाज आउटकम ऑफ द पॉवर्टी। उसके बाद इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी ब्रीड्स टू वायलेंट बिहेवियर्स। अकबर बादशाह के दौर की बात करें ना हम, या हम बात करें जो मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हैं, हम कहते हैं जी सूफीज एंड द रिलीजियस बॉडीज वर हॉलो, दे डोंट दे हैड नो रियल नॉलेज ऑफ इस्लाम, करामात के ऊपर बिलीव करते थे। ठीक है जी, तो क्या हुआ कि जब हम इंटेलेक्चुअली पॉवर्टी का शिकार हो जाते हैं, हम पैसे की खातिर लिखते हैं, हम पैसे की खातिर अपना कलम चलाते हैं, आपका मीडिया इसमें मतलब आप इसको कोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया की मिसालें आप दे सकते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि सोसाइटी में एक फ्रस्ट्रेशन आती है। आज से अगर मतलब 15-20 साल पहले चले जाएं तो आप देखें कि लोग खबरें बड़े गौर से सुनते थे। अब खबरें मेजॉरिटी ये सुनती है, मतलब ये एक नोशन बन चुका है कि जी खबरें सुनने से वैसे ही बीपी हाई हो जाता है आपका। ठीक है, तो मतलब लोग बेहिस होना शुरू हो गए हैं। बिहेवियर लोगों के इस मतलब इनकलकेट कर कर करके आपने ये चीजें आपके माइंड के अंदर जो कंस्पायरेसी थ्योरीज हैं, कोरोना की बात कर लें, इस पे जितनी कंस्पायरेसी थ्योरीज हैं, जितने हमने इलाज निकाले हैं, ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपको ये बिहेवियर वायलेंट कर रहा है लोगों की तरफ। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीवन्स
मतलब ओपिनियन, बिगड़नेस की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। फिर मोरल पॉवर्टी लीड्स टू सोशल क्राइम्स, मोरली जब आप करप्ट हो जाते हैं तो फिर आप सोसाइटी में सोशल क्राइम्स की तरफ जाते हैं। मीडिया वार्स, प्रोपेगेंडा टूल्स, डॉक्टर गोबल की बात की जाए, डॉक्टर गोबल, डॉक्टर गोबल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा यहाँ से मतलब इससे इसके साथ लिया लगाया जाता है, और इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। जो प्रोपेगेंडा वाली जर्नलिज्म है इसको हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं। ठीक है जी। तो जब ये मतलब आप खामखा में इस तरह की जो है वो मीडिया वॉर्स करते हैं, तो ओवरऑल आप देखें यहाँ के एंकर बैठ के एक चीज को डिफेंड कर रहे होते हैं, दूसरे दूसरी को, और आपको वायलेंट बिहेवियर आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है जब गालिम गलौज कर रहे होते हैं। इंडियन मीडिया को देख लें, इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, एक इवेंट के ऊपर ऐसे लड़ रहे होते हैं और लड़ा रहे होते हैं। सो दिस इज द येलो जर्नलिज्म, प्रोपेगेंडा। फिर रैम्पेंट करप्शन एज एन इकोनॉमिक वायलेंस ऑफ पॉवर्टी, ये जो शदीद किस्म की करप्शन हो रही है, ये भी गुर्बत की वजह से। गवर्नमेंट मुलाजिम को आप दें 3 लाख तनख्वाह, वो करप्शन नहीं करेगा यार, उसका भी जमीर जिंदा है। ठीक है। लेकिन जब उसके बच्चे भूख से मर रहे होते हैं, वो सारा दिन सड़क के ऊपर किसी चौक पे किसी नाके के ऊपर खड़ा होता है, और उसकी तनख्वाह जो जिंदगी के 30 साल वो दे देता है एक पुलिस का सिपाही जो है, और उसको जब मतलब चीजें नहीं मिलती तो फिर वो पिटी काइंड ऑफ करप्शन जो है उसकी तरफ इन्वॉल्व होगा, एंड दैट इज द काइंड ऑफ रिवेंज फीलिंग इन हिज माइंड, एंड दैट इज द आउटकम ऑफ पॉवर्टी, एंड दैट इज द वायलेंट बिहेवियर। फिर इलीगल इमिग्रेंट्स टेकिंग लाइफ रिस्क ओइंग टू पॉवर्टी, हमारे जो डंकियां लगा के जा रहे हैं लोग बाहर गुर्बत से तंग आके, उनके वीडियोस देखें जरा, आधे मर जाते हैं उसमें। ये कौन चीज मतलब आपको इस वायलेंट बिहेवियर की तरफ कौन लेके जा रहा है, लाइफ रिस्क जिसमें आप ले रहे हैं, दैट इज द पॉवर्टी। सुसाइड्स की एपिसोड्स, सेलिंग ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारी मिसालें मिलेंगी आपको। बार्गेनिंग ओवर वोट, वोट खरीदे जाते हैं। All these things are the outcome of poverty, and finally these are leading to the violent behaviors। ठीक है। तो हम ये मतलब सेफली ये कह सकते हैं कि जनाब poverty leads to the violence, या poverty is the worst form of violence। जो कि वायलेंस तो डोमेस्टिक वायलेंस की भी इसमें मतलब मैंने बात की है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो भी उसकी तरफ लेके जाते हैं कि घर में जनाब पैसे ही नहीं है, बच्चों की डिमांड है, बीवी की डिमांड है, फादर उठ के उसको पीटना शुरू कर देगा। ये बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लोग सुसाइड करते हैं। हाँ जी, चिल्ड्रन को भी मतलब बिल्कुल मारने की ये बातें हैं। अब बात आती है जी रेमेडियल मेयर्स, कि इससे कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। अनदर कंट्री दे डिडंट डू करप्शन बिकॉज देयर लॉज, नहीं बच्चे, जुबैर शेख आप जरा डेटा उठा के देखो करप्शन का। करप्शन इज दी मतलब थिंग दैट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, दैट कैन बी मिनिमाइज्ड। हर जगह पे करप्शन है, आपको स्कैंडल मिलेंगे। आप उसको जरा पढ़िएगा, उसकी हिस्ट्री जो है, क्या नाम है उसका जो है, फर्डिनेंड मार्कोस, करप्ट तरीन आदमी था। इवन डेवलप्ड वर्ल्ड में भी बहुत सारे लीडर्स, आपको जरा सर्च करिए कीजिएगा कि करप्ट पर्सनालिटीज या द करप्शन इन दी डेवलप्ड वर्ल्ड, आपको जनाब ग्राफ के ग्राफ मिल जाएंगे। सो दिस इज द स्वीपिंग स्टेटमेंट कि वहां पे ये नहीं है करप्शन, कि लॉ पावरफुल है। मोहम्मद अरसलान बच्चे आपको बताएंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है पढ़नी है। सो रेमेडियल मेयर्स आप बच्चे खुद बनाएंगे, एंड दिस इज योर असाइनमेंट। कर लेंगे जी। ये आउटलाइन कंप्लीट करके आपने हमारे फेसबुक के ग्रुप में अपलोड करनी है along with the introduction। I will evaluate it and this is your first assignment जिसको मार्क किया जाएगा। हाँ जी, सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सोल्यूशन आपने बताने हैं। ठीक है जी। नाउ इट्स टाइम कि हम जनाब अपने पाकिस्तान अफेयर्स पे थोड़ी सी बात कर लें। पॉवर्टी को यार इरेडिकेट करने के लिए एक रेमेडी कह रहे हैं, बता दें, आप लोगों को एजुकेट करें, सबसे पहला काम करें। जब एजुकेट करेंगे तो आपके मतलब जो अनएम्प्लॉयड या जो आपकी पॉपुलेशन एक
लाइबिलिटी बनी हुई है, दैट वुड बी चेंज, दैट वुड बी टर्न्ड इनटू एन एसेट। पहली बात जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से आप मदद लें, उसकी मद में टैक्सेशन वाला निजाम जो है उसको रिफॉर्म करें। ये एक लाइन मैंने दे दी है, नाउ इट्स योर टाइम कि आप इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करके बनाएं। अभी बताते हैं जी नोट्स मेकिंग कैसे करनी है आपने। नोट्स मेकिंग में यार देखो दो तीन चीजें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। सॉल्यूशन बच्चे, आपने ये कंप्लीट आउटलाइन बना के अपलोड करनी है हमारे फेसबुक ग्रुप में, वहां इंशाल्लाह हम इसको जो है इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है जी। नोट्स बनाने का तरीकाकार यार इस तरह करें आप लोग, आउटलाइन भी लिखना है बेटे, इंट्रोडक्शन भी लिखना है इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, नोट्स बनाने का बच्चे पूछ रहे थे कि जी नोट्स हम कैसे बनाएं। यार सबसे पहले आप जो भी आपने सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज आप बात करते हैं इसके ऊपर, कोई टॉपिक आप ले लें, करंट अफेयर्स का टॉपिक ले लें। इसके कोर्स कंटेंट्स को देखें और कोर्स कंटेंट वाइज इसको मतलब डिवीजन लें आप इसकी। सिर्फ सॉल्यूशन बताने, देन आउटलाइन भी कंप्लीट आफ्टर रेमेडीज। फायजा, आउटलाइन कंप्लीट होगी जब आप मतलब इसको कंक्लूजन तक लेके जाएंगे और फिर इसका आपने इंट्रोडक्शन भी लिखना है। अच्छा बच्चे, नोट्स बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, नंबर वन के ऊपर सेलेक्ट टॉपिक। टॉपिक सपोज करंट अफेयर्स का आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है। आप कहते हैं जी मतलब कोई टॉपिक बोलें आप भी ऐड कर सकते हैं। शाबाश। अच्छा जी, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन, हम कहते हैं जी फॉरेन पॉलिसी है हमारे पास। जो बटे बिगनर्स हैं वो आप तरीकाकार, हाँ जी, पाक इंडिया रिलेशन की बात कर लें, जो भी आप करना चाहें। सीजीपी आपने हमारा ही नाम यूज कर लिए। आपको नहीं पता कि आपके आईपी भी हमारे पास आ रहा है, कहाँ से आप कनेक्ट हैं। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, हाउ वी रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए मैंने बच्चे पिछले लेक्चर में बात की थी डिटेल में, आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको वहां से पता चल जाएगा। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी बेटे, एक पहला जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने मार्केट से कोई भी किताबें जो सीएसएस की आपको मिलती हैं उनको आपने परचेज करना है। लेट्स सपोज करंट अफेयर्स पे आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी मार्केट में जो सीएसएस से रिलेटेड है। उससे आपने उसको रीड आउट करना है।
But before reading that topic, आपने क्या करना है कि YouTube का इस्तेमाल करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट्रीज ये जो सीएसएस के लेक्चर लोगों ने स्टूडेंट्स ने अपलोड किए हुए हैं उन पे आपने नहीं जाना। डॉक्यूमेंट्रीज कोई अथेंटिक जो मतलब बाकायदा हैं उस पे वो देखें। उसके बाद आप रीड द टॉपिक फ्रॉम एनी बुक जो सीएसएस से रिलेटेड है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। ठीक हो गया जी। फिर अगली बात जो आपने काम करना है, इस टॉपिक को रीड करने के बाद आपको कंटेंट का पता चल जाएगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और किन किन फेजेस में हमने इसको देखना है। किन किन फेजेस का मतलब ये है कि मतलब 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंडर, इसमें दो डिवीजन कर लें, एक डिक्टेटरशिप के अंदर अंडर और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंडर। इसको क्या करें आप, इस पे आप मतलब फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान .pdf .pdf ये लिखेंगे तो इससे आपके रिसर्च पेपर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद कॉलम्स ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये आपके पुराने कॉलम या इस पे आर्टिकल्स जो होंगे वो आ जाएंगे। ये मटेरियल इसका जनाब निकालें आप प्रिंट जो नेट से आपने सर्च किया है। फिर बेशक आप कोई बने बनाए अगर नोट्स भी कहीं से आपको मिल रहे हैं उन नोट्स को भी कंसल्ट कर लें। अगर ये जो सोशल मीडिया पे तकरीबन कमो बेश सारा कॉपी पेस्ट एक ही चल रहा है उनको भी पढ़ लें। इस सारे को पढ़ने के बाद देन आप मतलब मेक योर ऑन वेरिएंट। इस सवाल के ऊपर आप डिटेल में चीजें लिखें, डिटेल्ड नोट्स। डिटेल्ड नोट्स लाइक आपके ये मतलब इस टॉपिक के ऊपर 10-12 पेजेस के भी हो सकते हैं। उसके बाद मेक अ की ऑफ योर ऑन वेरिएंट जो कि 1 or 2 पेजेस हो। अपने लिखे हुए सवाल की 1 या 2 पेजेस की बनाएं ताकि आप रिवीजन कर सकें। इस तरह से टॉपिक मतलब आप सिलेक्ट करके अगर तैयार करते हैं, इसको थॉरोली पढ़ते हैं, तो बेटा जी फिर आपको री रीड या ये जो परेशानियां हैं ना जी, मुझे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करवाएं जी, मुझे जनाब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें जी, मुझे फ्री क्लासेस दे दें जी। यार ये दो चीजें ज़हन में रखो, या तो सीएसएस करना है या नहीं करना। शुगल लगाना है जैसे कि बहुत सारे लोग मतलब शुगल ही लगाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, उसमें फिर यही किया जाता है जी मैंने 50 फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, मेरे पास तो बड़ा मटेरियल आ रहा है। मैंने जनाब 100 जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, मेरे पास बड़ा मटेरियल आ रहा है। आपको आता है एक आना भी नहीं होता, कख भी नहीं आता, और फिर 3 अटेम्प्ट के बाद मुंह लटका के आप बैठ जाते हैं कि नहीं यार सिफारिश चल गई थी, नहीं पेपर आउट हो गए थे जी, मेरा तो कौन सा सिफारिश थी, करप्शन हो गई थी। विंड्स आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द एबलेस्ट नेविगेटर। आप एबलेस्ट बने, विंड्स आपका साथ देंगी। ठीक है, ये कोई मतलब इग्नोरेंस इज नॉट अ प्ली, इग्नोरेंस इज नॉट अ यू कैन से, ये कोई बहाना नहीं है। तो इस तरह से टॉपिक वन बाय वन आप अब डिसाइड कर लें जी, एक दिन में मैंने एक टॉपिक करना है। पाकिस्तान अफेयर्स के 28 क्वेश्चन हैं टोटल, कंटेंट्स को वाइज अगर देखा जाए। आप कहें जी मैंने एक दिन में एक ही करना है, 28 दिन में आपके पाक अफेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब पाक अफेयर में तकरीबन 50% सिलेबस आपका करंट अफेयर्स का है, 50% वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अब एक सवाल तैयार करने में अगर आप 24 घंटे लगा देते हैं तो फिर मतलब आपकी कंसंट्रेशन नहीं है। अब आपकी स्वीट विल है कि ये टॉपिक आप क्या करें कि जनाब आप इसको 2 घंटे में तैयार कर लें, 3 में कर लें, 4 में कर लें, बाकी किसी और सब्जेक्ट को आप टाइम दे लें। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन भी पढ़ें। मैं बेटे ये कह रहा हूं कि एवरी अवेलेबल मटेरियल जो आपकी टेबल पे है उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद मेक योर ऑन वेरिएंट।
करंट अफेयर्स के लिए यार कोई बेसिक बुक नहीं है जो एक मतलब आपको किताब में कह दूं जी उसमें सारे टॉपिक होंगे। सबसे पहले तो इस तरह से सिलेबस के जो है आपकी ये जो आउटलाइन है इसके मुताबिक आप अपने मतलब नोट्स बनाएं। नोट्स आपको बहुत सारी एकेडमीज के मिल जाएंगे, वहां से गाइडलाइन आपको मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। उसको फर्दर बेहतर करने के लिए आपको जो है खुद मेहनत करना पड़ती है। उसकी वजह यह है कि वो ये नहीं पूछेगा कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के बारे में लिखें, वो फ्यूचर के बारे में पूछ लेगा जी फ्यूचर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का क्या हो, या वो पास्ट के बारे में पूछ लेगा कि जी मतलब इसको क्या। अब इसमें तरीकाकार ये करते हैं कि हमारा जो मतलब पढ़ने का तरीका है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे ना रहे सिर्फ, आप फॉरेन पॉलिसी ऑफ जो है एक दो डेवलप्ड नेशन की भी पढ़ें, एक दो फेल्ड स्टेट्स की भी पढ़ें, ताकि कंपैरिजन और कंट्रास्ट बना के आप बेटर वे से चीजों को एक्सप्लेन कर सकें। अगर इस तरह से तैयारी करेंगे, पेपर दें सुकून से एलोकेशन लें साइड पे हो जाएं। अगर शुगर लगाना है मुझे जी बने बनाए 20 सफ़े के नोट्स मिल जाएं, मैं जनाब तैयारी करके साइड पे हो जाऊंगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट दैट इजी, मुश्किल हो जाता है यार, सीधी सी बात। ठीक हो गया जी। सो आज जी नोट्स वाली भी बात होगी। मुश्ताक अहमद हो जाता है, अगर आपके जज्बे जो है ना वो सच्चे हों ना, तो ये 2 घंटे का काम है। मैं अभी आपको मतलब फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की बात करें ना, 1 मिनट जरा, ये कह रहे हैं जी एक दिन में एक सवाल ही तैयार होगा। अभी आपको बताते हैं जी, ये जनाब आपका गूगल अंकल है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये तो जनाब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का डॉक्यूमेंट खुल गया जी। सबसे बेहतर तरीका है कि कॉन्सेप्ट लेने के लिए ये आप विकीपीडिया से पढ़ लिया करें, इसके प्रिंट ले लें। ये देखें जनाब, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको दे देगा यार। जो लोग कहते हैं जी मतलब हमने तो विकीपीडिया से नहीं पढ़ना, यार ये इंफॉर्मेशन आपकी बेसिक है। थोड़ा सा इसको अगर आप एक रीडिंग दे लें, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी। अब ये हमारे पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं जी, फॉरेन पॉलिसी अंडर इमरान खान, ये पढ़ लें। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये एक जनाब हमें और डॉक्यूमेंट मिल गया, 47 से 64 तक की, ये हमें मिल गई है। एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आर्टिकल्स मिल गए। ये जी फॉरेन पॉलिसी पे आर्टिकल आपको मिल गया एक, इसको आप पढ़ें। उसके बाद जी ये एक आर्टिकल है, इसको पढ़ें। अब ये प्रिंट निकालेंगे ना तो मैक्सिमम ये आपके जो है वो 10 या 12 पेजेस, या मैं कहता हूँ यार 30 पेजेस बन जाते हैं। ये देखें, ये सारे मतलब चीजें इसमें दी हुई हैं, कंक्लूड किया हुआ है पूरा। फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान डॉट पीडीएफ लिखेंगे तो रिसर्च पेपर आपके ओपन हो जाएंगे। ये जनाब आपके आर्टिकल ओपन हो गए। वो कहते हैं ना मुश्किल के बाद आसानी होती है ना, मुश्ताक अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है 3 अटेम्प्ट देनी पड़े। ठीक है, अगर वो सवाल पूछ लेता है जी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान या इंक्लिनेशन ऑफ या inclined foreign policy of Pakistan towards China is making Pak-US relations estranged, a possible question, ये सवाल आ सकता है। ये जनाब आपका एक आर्टिकल कल खुल गया है जनाब, इसमें पूरी की पूरी आपकी फॉरेन पॉलिसी दी हुई है। कितने पेजेस हैं जी? ये आपके कोई मेरा ख्याल है 11 पेजेस हैं। इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मिल जाएगा। इसी तरह से नोट सर्च कर लें, उनमें से आपको हेडिंग्स मिल जाएंगी, मजीद उसको फोर्टिफाई आप मॉडर्न के साथ कर लें। आपका तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा मटेरियल इकट्ठा करने में, आप 3 घंटे में उसको पढ़ें, आपका सवाल तैयार हो जाएगा। लेकिन द थिंग इज दैट ना कि स्मार्ट वर्क करने के लिए गाइडेंस भी जरूरी है।
हम आपको उस हर चीज से मतलब इकट्ठा करके मटेरियल हर एंगल से एक ही घंटे में पढ़ा देंगे। सो दैट्स वाई कहते हैं गाइडलाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो नोट करने होते हैं। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स कॉल इट द डे। इंशाल्लाह सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन। बाकी फिर आज हम नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि काफी हो गया है आज के दिन के लिए। तो इसको यार थोड़ा सा सीरियसली लो आप लोग, अगर मतलब इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप वाकई में पास होना चाहते हैं सीएसएस से, तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क। महरोज खान बंदा रख लें फिर कोई मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, अगर 3 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं तो। यार ग्रुप स्टडी करो, आप लोग तीन तीन चार चार पांच पांच ग्रुप बनाओ आपस में, और एक टॉपिक के ऊपर आप स्टडी मटेरियल मतलब वो मैक्सिमम आप जो है 1 घंटे में ब्रेनस्टॉर्म करके आप सारी चीजें इकट्ठी कर लोगे। मुझे याद है हम 11 लोग थे और 11 के 11 एलोकेट हुए हैं। रीजन ये थी कि हम क्या करते थे कि ग्रुप स्टडी करते थे। हम 11 लोग थे तो हम क्या करते थे, 5 टॉपिक सिलेक्ट करते थे। सुबह उठ के हम 3 घंटे लगा के मटेरियल इकट्ठा करके सारे वो प्रिंट शिट निकाल के लाइब्रेरी चले जाते थे, और रात 10 बजे तक हम पढ़ते थे। 5 टॉपिक को हम बेसिकली देते थे 2 दिन। वो सारा मटेरियल सारे लोग रीड आउट करते थे, एक एक टॉपिक को दो दो बंदे तैयार करते थे। उसके बाद फिर ये था कि हम मतलब उस पे एक दूसरे को लेक्चर देते थे। व्हाइट बोर्ड हॉस्टल में हमने लगाया हुआ था, और उस पे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी। फिर एक एक वो जो मतलब 5 के 5 टॉपिक के ऊपर हम फाइनल आउटलाइन बनाते थे। उस आउटलाइन को फिर हम शेयर कर लेते थे आपस में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारी तैयारी हो जाती। जी जुबैर, आप क्वेश्चन पूछें बेटे, बिल्कुल पूछें आप। 2 सवाल पूछें जी, कोई मसला नहीं है। तो ये यार टाइम सेव करने के लिए, नहीं बच्चे, मैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में हूँ। अब्दुल्ला खान मेरा ग्रुप जो है दैट इज ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। तो रीडिंग स्किल बच्चे किताबें पढ़ने से आएगी, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। किताब